ब्रिटिश सरकार ने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया, लगभग 200 वर्षों तक किया। इस 200 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या क्या असर हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था जो मुग़ल काल के दौरान बहुत समृद्ध हुआ करती थी, वो अब पहले जैसी नहीं रही। बिल्कुल अर्थव्यवस्था पर एक अलग ही रूप देखने को मिला था। भारत की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिले। कृषि क्षेत्र हुआ हो या औद्योग क्षेत्र हुआ हो, रेलवे क्षेत्र हुआ हो, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बदलाव हुए। इस काल में क्या क्या बदलाव हुए, उसी के विस्तार में ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। 1947 के बाद भारत अपने पहले जैसी अर्थव्यवस्था में नहीं रहा। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पहले अपने पूर्व की अवस्था में जैसे खुशहाल, समृद्धि एवं इतनी विकसित थी जितनी विकसित औपनिवेशिक सरकार में नहीं रही। ब्रिटिश सरकार के शासन का मुख्य उद्देश्य था यहाँ से कच्चे माल को ले जाना और इंग्लैंड में रेडीमेड माल तैयार करना और फिर यहाँ के बाज़ारों पे आके उसी कच्चे माल से बना हुआ रेडीमेड माल भारतीयों को बेचना। ये उनका मुख्य उद्देश्य था और इसी के बीच उन्हों को लाभ कमाना हुआ करता था। सबसे पहले कृषि पर क्या असर पड़ा ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में कृषि के पर इतना प्रभाव पड़ा कि यहाँ के किसान आत्महत्या करने लगे थे, ऐसा माना जाता है। कोई यहाँ के जोतदार और जमींदार उन पर इस तरीक़ा से भू राजस्व कर लगान वसूलते थे जिससे उनकी जितनी पैदावार नहीं होती थी उससे ज़्यादा कहीं उनका लगान उनसे वसूला जाता था। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि जितना किसानों के पास होता ही नहीं था उससे ज़्यादा उनको लगान देना पड़ता था। जोतदार जो कि एक अच्छे बड़े किसानों में शामिल हुआ करते थे, वो कभी कभी अपना हक जमींदारों पर भी जमाने लगे। जमींदार जो छोटे किसानों पर अपना हक जमाते थे, साथ में जमींदार जो छोटे किसानों पर अपना हक जमाते थे उनसे अधिक लगान वसूलना चाहते थे। और ऐसा नहीं था कि जमींदार ज़बरदस्ती किसानों को परेशान करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि हुआ ऐसा था भी ब्रिटिश सरकार का प्रेशर रहता था कि अधिक से अधिक कर को वसूला जाए और ब्रिटिश सरकार को ये नियत समय के अंतर्गत उस कर को अदा किया जाए, वरना अगर ऐसा नहीं करते थे जमींदार तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। इससे कुछ जमींदार इस बात से भी डरने लगे थे, इसलिए जमींदार भी छोटे किसानों से अधिक वसूला करते थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सबसे पहले ब्रिटिश सरकार बंगाल में आई थी। अब बंगाल में सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई, जिसमें बीच में एक जमींदार हुआ करता था। जमींदार ब्रिटिश सरकार का एक अधिकारी हुआ जो किसानों से कर वसूलता था। भू राजस्व जिसके पास जितनी ज़मीन दी गई है उसी हिसाब से वो भू राजस्व वसूलता था। साथ में कुछ जोतदार हुआ करते थे जो अधिक किसान अपना कर नहीं दे पाते थे ब्रिटिश सरकार को, उसके बाद उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी, तो उससे उनकी जो ज़मीन थी वो जोतदार अपने हक में ले लिया करते थे। जिससे अब ज़मींदार भी कभी कभी इस वस्तु को लेकर घबराने लगे थे। स्वतंत्रता से पहले और ब्रिटिश सरकार के बाद तो 1773 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इस 200 वर्षों में
में भारत की अर्थव्यवस्था को एक नींबू की तरह, रस की तरह निचोड़ दिया था उन्होंने। और इस दौरान उन्होंने एक अंदर से अंदर से खोखला कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। हालांकि ऐसा नहीं था कि सभी काम बहुत गहरे तरीके से प्रभावित हुए। कुछ काम ऐसे थे, कार्य ऐसे थे जो महत्वपूर्ण किए थे ब्रिटिश सरकार ने, जैसे रेल का निर्माण करना। 1850 में रेल का निर्माण होने लगा था। जैसे 26 अप्रैल 1853 को फर्स्ट रेल भी चलाई गई थी। और 1932 में भी टाटा एयरलाइंस का उद्घाटन हो गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्देशीय राजमार्ग, ये सारे होने लगे। ये सब ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में ही हुए। लेकिन इन सब का लाभ अंदरूनी रूप से भारतीयों को नहीं मिल पा रहा था। ये सब लाभ केवल ब्रिटिश अपने सरकार को अधिक से अधिक अपने आप को लाभ पहुंचाना चाहती थी। स्वतंत्रता के बाद जो अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई थी, उसको उभारने के लिए कई तरीके के प्रयास किए गए, जैसे पंचवर्षीय योजना का आना, उदारीकरण, वैश्वीकरण, समीक्षा, आर्थिक समीक्षाकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे कार्य किए गए थे जिससे अर्थव्यवस्था जो एकदम अपनी पटरी से उतरी हुई थी उसको दोबारा से विकसित किया जा सके। देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हो रही थीं। रेशम का उद्योग हुआ था, सूती वस्त्रों का उद्योग उस टाइम ब्रिटिश काल के दौरान हो रहा था। कुछ ऐसे मणिरत्न थे जैसे दुनिया भर में उनकी मांग थी, वो केवल इंडिया में ही उन सबका उत्पादन हो रहा था। मलमल का कपड़ा जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। मलमल के कपड़े की खास बात थी कि ये शाही फैमिली का पहनावा था, बहुत ही शाही फैमिली इसके लिए इस कपड़ों को खरीदा करती थी। मलमल का कपड़ा, मलमल का कपड़ा होता क्या है? मलमल का कपड़ा होता है बहुत ही रेशम का, मलमल का कपड़ा एक बहुत ही बहुमूल्य कपड़ा था। हुआ करता था जो रेशम से बनाया जाता, बहुत ही सॉफ्ट था, ये बहुत ही कोमल, जो ऐसा माना जाता है एक छोटी सी रिंग में से पूरा का पूरा कपड़े का थान निकल जाता था। यह यह जो कपड़ा था ये बंगाल के ढाका में इसका उत्पादन हुआ करता था, जहाँ सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने राज करना शुरू किया था। डॉक्टर राव द्वारा किए गए एक अनुमान से ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत की जो अर्थव्यवस्था की विकास दर थी वो 2% रही थी। वहीं अगर प्रति व्यक्ति वृद्धि दर देखा जाए वो आधे प्रतिशत से भी कम रही थी। किस तरीक़े से अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश सरकार का राज था वो बहुत अंदर से अंदर खोखला कर देने वाला था। कृषि के क्षेत्र की बात की जाए तो कृषि में ब्रिटिश सरकार के दौरान 85% जनसंख्या, जो काफ़ी बड़ा जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो कृषि में लगा हुआ था, एक बड़ी आबादी कृषि की उत्पादकता में लगी हुई थी। उसके बाद भी कृषि में उत्पादक नहीं हो पा रही थी। भू राजस्व व्यवस्था, इस सब का जो पीछे का जो रीज़न माना जाता है वो भू राजस्व व्यवस्था का माना जाता है। बंगाल में जमींदारी व्यवस्था लागू थी जिसका शोषण वहाँ के जमींदार किया करते थे। जैसा अभी बताया ही था, अगर लगान नहीं चुकाते थे जमींदार तो उनका भी जो अधिकारी के रूप में जमींदार हुआ करते थे, ब्रिटिश सरकार उनसे जमींदारी छीन लेती थी। इस इन सब चीज़ों में सुधार ना तो जमींदार किया करते थे और ना ही ब्रिटिश सरकार, क्योंकि उनको अपने लाभ से मतलब था, जमींदार को अपने कर वसूलने का से मतलब होता था। और इन सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा जो दबता था वो सबसे छोटे किसान दबते थे, जो बहुत ही बुरी तरीके से उनकी का शोषण हुआ करता था। इस सब के पीछे कृषि में उत्पादकता में कमी रही। इन सब के पीछे एक ये भी थी कि
उर्वरकों, खाद, कार्बनिक रसायनों का भी प्रयोग नहीं होता था। और साथ में जो ब्रिटिश सरकार थी वो नकदी फसलों का उत्पादन करवाया करती थी। नील, सोने की खेती करवाए, कपास की खेती जैसी खेती करवाया करती थी, जिससे कच्चा माल उत्पन्न हो जाए और वो जाके और वो निर्यात हो सके इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड में रेडीमेड माल इंडिया आ सके। ये अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो औद्योगिक क्षेत्र में भी अधिक विकास नहीं हुआ था ब्रिटिश काल के दौरान। औद्योगिक क्षेत्र का भी वही फंडा था जो कृषि क्षेत्र था। यहाँ से ब्रिटिश सरकार कच्चा माल ले जाती थी और बाहर से इंग्लैंड में बनाती थी, उसको रेडीमेड करती थी, उसके बाद भारतीय किसानों को दोबारा बेच देती थी। इससे भारतीयों की बाज़ारों में ब्रिटिश माल की अधिकता हो गई, क्योंकि और उसके बाद ब्रिटिश माल भारतीय बाज़ारों से सस्ता हुआ करता था, जिससे यहाँ के बाज़ारों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। भारतीय वस्तुएं महंगी होने लगीं और ब्रिटिश की जो वस्तुएं थी जो मशीनों से बनाई जाती थी वो सस्ती थी। इससे यहाँ की बेरोज़गारी बढ़ने लगी। इंग्लैंड के इंग्लैंड का सामान सस्ता हो गया, जैसे मैंने अभी बताया ही था। हालांकि पश्चिम में धीरे धीरे विकास हो रहा था। 19वीं सदी के में धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ था। सूती कपड़ा मिल जो गुजरात और मुंबई में सबसे पहले भारतीयों के द्वारा लगाया गया था। लेकिन पटसन उद्योग का महत्व जो विदेशियों को जाता है, ये केवल बंगाल तक ही सीमित था। 1917 में टिस्को की स्थापना हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज़ उद्योग आदि के कारखाने हल्के लगाए जाने लगे थे। फिर भी पूंजीगत उद्योगों की कमी रही थी। ब्रिटिश काल के दौरान जनसंख्या कैसी थी? ब्रिटिश काल के दौरान जनसंख्या में सबसे पहले जनसंख्या के आंकड़े 1881 में एकत्र किए गए थे। 1921 के पहले का जो प्रथम सोपान था, 1921 के बाद को द्वितीय सोपान माना जाता है। ब्रिटिश काल के दौरान जो जनसंख्या में की साक्षरता दर क्या रही और स्वास्थ्य कैसा रहा था, इसके लिए टेबल मैंने तैयार की है। और देखिए, साक्षरता दर ब्रिटिश सरकार के दौरान 16% थी, जो बहुत ही कम थी। वहीं अगर महिलाओं की साक्षरता दर देखी जाए जो कि ना के बराबर 7% है। शिशु मृत्यु दर जो 218, 1000 पुरुषों पर 218 शिशु मृत्यु दर, जो आज की अगर देखा जाए तो ऐसी 34-35 है। जीवन प्रत्याशा वहीं आज 68 है, तो लेकिन वहाँ ब्रिटिश सरकार के दौरान 44 साल हुआ करती थी। बहुत ही जनसंख्या का जो स्तर था, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर बहुत ही नीचे था, बहुत ही कम था। ये कहना गलत भी नहीं होगा कि ब्रिटिश काल के दौरान बहुत जनसंख्या के बहुत बड़ा भाग गरीबी में बिता रहा था अपना। व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जैसे ब्रिटिश काल के दौरान लगभग 75 से 80% जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी। वहीं उद्योग क्षेत्रों में जनसंख्या का बहुत छोटा सा भाग 10% लगा हुआ था। सेवा क्षेत्रों में 15 से 20% जनसंख्या का भाग लगा हुआ था। इस भाग को ऐसा हुआ था, उद्योग क्षेत्र इस बड़ी जनसंख्या को जो कृषि में लगी हुई थी उसको अपनी तरफ खींच नहीं पा रही थी। ब्रिटिश सरकार ना ही इस पर कोई प्रयास कर रही थी, ना ही ये सब कुछ हो पा रहा था। लेकिन कुछ औपनिवेशिक काल के महत्वपूर्ण कार्य देखे जा सकते हैं। उन महत्वपूर्ण कार्यों को में याद रखे जा सकते हैं। रेल जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चालू की थी, 1850 में रेल का निर्माण भारत में शुरू हो गया। 16 अप्रैल 1853 को रेल मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली भी थी। अंतर जल परिवहन, आंतरिक डाक व्यवस्था, सड़क परिवहन आदि महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, जिससे थोड़ी सी अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी थी। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और कृषि के कार्यों में भी
विकसित होने लगा था हल्के हल्के। रेल से जल परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, ये इसका निर्माण हुआ तो था, लेकिन इसका अधिक से अधिक लाभ ब्रिटिश सरकार ही इसका उठा पा रही थी। भारतीयों की जो नीचे समुदाय की एक बड़ी जनसंख्या जो गरीबी में बिता रही थी, उसको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। 1850 के बाद जब रेल 1853 के बाद रेल स्टार्ट हुई थी, तो इससे ये इसका निष्कर्ष ये तो लोगों की यात्रा करना सुगम हो गया, और इसका थोड़ा बहुत असर संस्कृति व्यवधान पर कम हुआ। उर्वरकों में थोड़ी सी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, कृषि में थोड़ा बहुत सा अंतर देखने को मिला था। टाटा एयरलाइंस की स्थापना भी हुई थी, 1932 में इसकी नींव रखी गई थी। और टोटल ऑल निष्कर्ष की बात की जाए तो ब्रिटिश काल के दौरान 200 वर्षों के शासन में अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में इसका आयात बैठ चुका था। कृषि पर श्रम और बढ़ गया, उत्पादन स्थल कम हो गया, औद्योगिक क्षेत्र में अपनी संबंधी समस्याओं को निकलने की मांग हो रही थी। उद्योग और वहीं विदेशी व्यापार केवल इंग्लैंड को ही पोषित कर रहा था, भारतीयों को इससे अधिक से अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा था। ना केवल लाभ हुआ था जो विदेशियों को मिल पा रहा था, इंडिया को जो लाभ मिल पा रहा था वो केवल ना के बराबर ही था। उसका अधिक से अधिक जो लाभ था वो विदेशी ब्रिटिश सरकार ही ले रही थी। जैसे रेल का पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अंत में ही देखा जाए, जन कार्य की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत थीं। देश की आज़ादी के समय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। इसको सुधारने के लिए कई तरीके की योजना को लाना बहुत ज़रूरी है। पंचवर्षीय योजना इसके लिए लाई गई थी। अर्थव्यवस्था सुधार और औद्योगिक नीति 1948 में लाई गई थी, जिसको 1956 में स्वीकार किया गया था। उसके बाद 1991 में एक दूसरी नई औद्योगिक नीति लाई गई थी। ये सारी चीज़ें लाई गई थी, जिसके अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करूँगा। अर्थव्यवस्था के बाद भारत में किए गए महत्वपूर्ण निर्णय, 1948 का औद्योगिक नीति, इसकी चर्चा करूँगा मैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि 1947 से 1919 तक का जो सफ़र था, कैसे अर्थव्यवस्था चेंज हुई, कैसे हरित क्रांति में उत्पादन हुआ और औद्योगिक नीति ने हल्के हल्के अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया। इन सब के पीछे क्या रीज़न था और कैसी योजनाएं थी, क्या पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी, औद्योगिक नीति प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। उसके बाद एक नई औद्योगिक नीति जो 1991 में लागू की गई थी, उसमें वो क्यों की गई थी, वो पहले वाले में क्या कमी थी। 1947 से 1990 तक का सफ़र मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा। आप लगातार बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।